नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव को लेकर उद्योग जगत ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषणा की थी कि सरकार जीएसटी के प्रावधानों पर पुनर्विचार करेगी और ढांचे में सुधार करेगी। केंद्र ने जीएसटी दरों के 12% और 28% के मौजूदा स्लैब को खत्म करने और केवल 5% और 18% जीएसटी दरें रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 12% स्लैब में से 99% को 5% स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 28% स्लैब में से 90% वस्तुओं को 18% स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर 40% स्लैब बनाए जाने की संभावना है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने कहा कि यह तय था कि जीएसटी से आम जनता पर कर नहीं बढ़ेगा, लेकिन मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ क्षेत्रों में कर बढ़ गया है। कम स्लैब में समग्र युक्तिकरण बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हमें 2047 तक विकसित भारत के लिए तैयारी करनी है। जीएसटी सुधार से उपभोक्ताओं की जेब में अधिक पैसा आएगा और ये मांग को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ये उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होगा। अर्थशास्त्री वेद जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा ये थी कि जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष हो चुके हैं और हमारे पास अनुभव है। संग्रह में सुधार हुआ है। डेटा विश्लेषण के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि हमने वैट से जीएसटी में संक्रमण किया था, इसलिए सरकार अनिश्चित थी कि इसका परिणाम क्या होगा और कितना संग्रह होगा। इसलिए सरकार ने 4 कर स्लैब 6, 12, 18 और 28% के साथ जाने का निर्णय किया। 8 साल के बाद कर दरों की संख्या कम होनी चाहिए और अब 2 कर दरें होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस भारत के रूप में अपना एक बड़ा तेल ग्राहक खो चुका है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। हालांकि बैठक में किसी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप से पूछा गया कि पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर समझौते में आर्थिक पक्ष क्या होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस अपने एक ग्राहक खो चुका है, जो कि भारत है, जो रूस से 40% तेल खरीद रहा था। चीन भी बहुत तेल खरीद रहा है। ऐसे में अगर मैंने और टैरिफ लगा दिए तो ये उनके लिहाज से बेहद खराब होगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़े। Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने केंद्र से विशेष वित्तीय राहत पैकेज देने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पैकेज में मूलधन चुकाने पर कुछ समय के लिए रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने अमेरिका के साथ परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार के रुख को पूरा समर्थन भी दिया। स्टालिन ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने 433.6 अरब डॉलर के कुल वस्तु का निर्यात किया था। इसमें से 20% अमेरिका की हिस्सेदारी थी। वहीं तमिलनाडु के 52.1 अरब डॉलर के कुल वस्तु निर्यात का 31% अमेरिका को निर्यात किया गया था। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिकी बाजार पर इस उच्च निर्भरता का मतलब है कि तमिलनाडु पर टैरिफ का प्रभाव दूसरे भारतीय राज्यों की तुलना में कहीं अधिक होगा। इस टैरिफ का राज्य के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रोजगार परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु का फलता फूलता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले कभी नहीं देखे गए संकट का सामना कर रहा है।
इससे विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मैं संबंधित मंत्रालयों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ये मेक इन इंडिया की एक सुखद सफलता की कहानी है, जिसके कारण 2014-15 से शुरू हुए एक दशक में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 31 अरब डॉलर से 133 अरब डॉलर तक की अपूर्व वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप 2014 में हमारे पास केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं, जो आज बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई हैं। एक मोबाइल आयातक से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बनने तक का हमारा सबसे बड़ा सफर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने सौर मॉड्यूल, नेटवर्किंग उपकरण, चार्जर, एडेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जो हमारे निर्यात को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। असम की बेकी नदी के नीचे से निकलने वाली गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम पूरा हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि 6 दशकों से 434 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन पूर्वोत्तर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। 2024 में नदी के नीचे के एक हिस्से को एक नाजुक मरम्मत की जरूरत थी। इंडियन ऑयल ने विश्वसनीय सूक्ष्म सुरंगों का उपयोग करके भूमिगत 430 मीटर लंबा रास्ता बनाया, जिससे नदी अछूती रही और साथ ही हर महीने 10,000 टन की आपूर्ति में वृद्धि हुई। In 1964, India built something that quietly changed the way fuel reached people. The Guwahati-Siliguri pipeline. It stretched 434 kilometers, connecting Guwahati in Assam to Siliguri in West Bengal. For over 60 years, this pipeline kept working silently, powering homes, supporting industries, and even helping our neighbors. But by 2024, one stretch needed urgent attention. The part beneath River Beki in Assam, a river known for floods and unstable soil. This is where Indian Oil stepped in, with a solution that was both smart and sensitive. Instead of digging through the riverbed, they chose microtunneling, a modern method that works underground, without disturbing anything on the surface. No digging, no damage, no noise. The tunnel was carefully planned, to avoid harm to plants, animals, or the river itself. The pipeline was reinforced to handle heavy pressure, especially during floods. And to do this job, they brought in a world-class machine, the Herringknecht AVN 1600. It quietly built a 430-meter tunnel under the river, without causing any disruption above. Thanks to this upgrade, the pipeline can now carry 10,000 metric tons more fuel every month, helping meet the growing energy needs of northeast India. This is what microtunneling is all about. A thoughtful way to build, where progress happens without hurting nature. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India's energy journey is not just about speed. It's about sensitivity, sustainability, and smart solutions. मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू बीते हफ्ते में 4 दिन के कारोबार में 60,677 करोड़ रुपए बढ़ी है। वहीं 5 की वैल्यू 39,610 करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान सरकारी बैंक SBI की वैल्यू 20,446 करोड़ रुपए से बढ़कर 7.63 लाख करोड़ रुपए और HDFC की वैल्यू 14,084 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इधर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में इस बार बिकवाली रही और इसकी वैल्यू 15,307 करोड़ रुपए कम होकर 5.62 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। इस दौरान बजाज फाइनेंस की वैल्यू 9,601 करोड़ रुपए घटकर 5.36 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट है। जोमेटो, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के शेयरों में तेजी रही। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और BEL में गिरावट रही।
निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी और 29 में गिरावट रही। एनएसई के मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स गिरे। वहीं आईटी, फार्मा, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चढ़कर बंद हुए। इसी दौरान सोने के दाम में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 919 रुपए घटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 201 रुपए बढ़कर 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्ट ट्रैक पास लॉन्च कर दिया गया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने के झंझट से राहत मिल जाएगी। ये पास केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या टैक्सी इस पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पास लेना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का सरकार के VAHAN डेटाबेस में प्राइवेट व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपए यानी करीब 17% का इजाफा किया है। अब स्विगी के कस्टमर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपए प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। पहले ये फीस 12 रुपए थी। कंपनी ने यह कदम फेस्टिव सीजन में बढ़ते ऑर्डर्स के बीच अपने प्रति ऑर्डर मुनाफे को बेहतर करने और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करने के लिए उठाया है। हालांकि 2 रुपए की बढ़ोतरी ग्राहकों के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन स्विगी के लिए यह बड़ा बदलाव है। कंपनी हर दिन 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करती है। इस हिसाब से 14 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस से कंपनी को प्रतिदिन 2 करोड़ 80 लाख रुपए, हर तिमाही 8 करोड़ 40 लाख रुपए और सालाना 33 करोड़ 60 लाख रुपए की एडिशनल इनकम होगी। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती किए जाने के बावजूद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दरें 25 आधार अंक बढ़ा दी हैं। बैंक ने इंटरेस्ट रेट की अधिकतम सीमा 8.45 को बढ़ाकर 8.7 कर दिया है। अब होम लोन पर बैंक का ब्याज 7.5% से 8.7% हो गया है। ब्याज दरों में यह बदलाव खास तौर पर उन ग्राहकों पर प्रभाव डालेगा जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहे। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.